स्वागत। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया की गहराई में जो हमारे चारों ओर है, पर अक्सर अनदेखी रह जाती है। रसायन विज्ञान की दुनिया। सोचिए, सुबह की चाय से लेकर रात को आसमान में चमकते तारों तक हर चीज के मूल में रसायन है। बिल्कुल। और आज हम खास तौर पर पदार्थ के सबसे छोटे बुनियादी हिस्से परमाणु की कहानी पर गौर करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताती है कि कैसे हमारी समझ पत्थर जैसे अविभाज्य कणों से विकसित होकर संभावनाओं के एक अजीब क्वांटम बादल तक पहुंची है। हाँ, ये सफर बड़ा दिलचस्प है। तो मिशन ये है कि हम समझें कि वैज्ञानिकों ने परमाणु के राज कैसे खोले, उसके अंदर क्या है और वो सब कैसे काम करता है जिसने हमारी दुनिया की समझ ही बदल दी। चलिए शुरू करते हैं इस खोज को। तो शुरुआत होती है एक सरल विचार से। करीब 2 सदी पहले जॉन डाल्टन ने कहा कि हर चीज बेहद छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम कहा, ग्रीक शब्द एटमॉस से, जिसका मतलब है जिसे काटा न जा सके। अविभाज्य मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, और हर तत्व का अपना खास एटम, और ये एटम मिलकर यौगिक बनाते हैं एक निश्चित अनुपात में। ये तो काफी सुलझा हुआ लगता है, मतलब एक ठोस न टूटने वाली गेंद जैसा। इसने रासायनिक क्रियाओं को समझाने में मदद भी की होगी, है ना? जैसे चीजों का वजन क्यों नहीं बदलता जब वो मिलती हैं। हाँ, इसने द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात जैसे नियमों की अच्छी व्याख्या की। पर विज्ञान कहानियों की तरह ही आगे बढ़ता है। कुछ नया पता चलता है और पुरानी कहानी बदलनी पड़ती है। अच्छा, तो डाल्टन की बात पूरी तरह सही नहीं थी? नहीं, 19वीं सेंचुरी के अंत में वैज्ञानिकों ने देखा कि कम दाब पर गैसों से बिजली गुजर सकती है और कुछ अजीब सी किरणें निकलती हैं। कैथोड किरणें, मैंने सुना है इनके बारे में। ये क्या थी? नेगेटिव चार्ज वाली? हाँ बिल्कुल, ये कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलती थीं और सीधी चलती थी, पर बिजली या चुंबक के क्षेत्र में मुड़ जाती थी, ठीक वैसे जैसे कोई नेगेटिव चार्ज वाला कण मुड़ेगा। और इसमें खास क्या था? ऐसे ही थे। अरे, मतलब ये कण हर पदार्थ का हिस्सा है। ये तो डाल्टन के अविभाज्य परमाणु के विचार के खिलाफ गया। बिल्कुल। जे थॉम्सन ने इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। उन्होंने इनका चार्ज और मास का अनुपात em/m भी मापा। और फिर चार्ज पता चला? हाँ, मिलिकिन ने अपने तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाया और इन दोनों से इलेक्ट्रॉन का मास निकला, बहुत ही कम, हाइड्रोजन एटम से लगभग 1800 गुना हल्का। ये परमाणु का पहला अंदरूनी हिस्सा था जो खोजा गया। पर परमाणु तो न्यूट्रल होते हैं ना, है ना? अगर उनमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ था और बाकी वजन कहाँ था? इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के थे। सही सवाल। यही अगला बड़ा पजल था। थॉम्सन ने एक मॉडल दिया, प्लम पुडिंग या तरबूज जैसा। प्लम पुडिंग मतलब? एटम न्यूट्रल रहे और मास भी पूरे गोले में फैला हुआ माना। सुनने में तो ठीक लगता है, बैलेंस हो गया। हाँ, ये सुनने में ठीक लगा पर टिका नहीं। एक नए प्रयोग ने इसे गलत साबित कर दिया। कौन सा प्रयोग था वो जिसने इस मॉडल को खारिज कर दिया? वो था रदरफोर्ड का मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये वाकई कहानी का एक टर्निंग पॉइंट था। रदरफोर्ड और उनके साथियों ने तेज चलने वाले पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा कणों को सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर दागा, बहुत ही पतली। अच्छा, सोने की पन्नी पर अल्फा कण। अगर थॉम्सन का मॉडल सही होता तो क्या होना चाहिए था? जैसे किसी नरम पुडिंग से गोली चलाना, आर पार। हाँ, करीब करीब यही उम्मीद थी कि ज्यादातर अल्फा कण थोड़े बहुत मुड़ते हुए सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था, कमजोर था। पर हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या हुआ? कुछ अजीब। ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए जैसा सोचा था। कुछ थोड़े मुड़े, पर और यही सबसे हैरत अंगेज था, कुछ कण बहुत ही कम, करीब 20,000 में से एक, ऐसे टकराकर वापस आए जैसे किसी ठोस दीवार से टकराए हो, 180 डिग्री पर वापस आ गए पूरी तरह से। हाँ, रदरफोर्ड ने बाद में कहा, ये ऐसा था जैसे आपने 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर पे चलाया हो और वो वापस आकर आपको ही लग जाए। वाह, इसका मतलब थॉम्सन का फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला मॉडल टूट गया काम से। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? 3 मुख्य बातें निकली। 1, परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है, बिल्कुल खोखला, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए। ठीक है। 2, परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह पर केंद्रित है, जिसे उन्होंने नाभिक न्यूक्लियस कहा। इसी भारी
पॉजिटिव नाभिक से टकराकर अल्फा कण वापस मुड़े थे। और तीसरा, ये नाभिक बहुत ही छोटा है, परमाणु के आकार की तुलना में लगभग 1,00,000 गुना छोटा। आप सोचिए, अगर परमाणु एक क्रिकेट स्टेडियम है तो नाभिक बीच में रखी एक मक्खी जितना। कमाल है। तो रदरफोर्ड ने नया मॉडल दिया, नाभिकीय मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं जैसे ग्रह सूरज के ओर। हाँ, उन्होंने यही प्रस्ताव रखा। पॉजिटिव नाभिक बीच में और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण उन्हें बांधे रखता है। ये थॉमसन से बहुत बेहतर था और गोल्ड फॉइल प्रयोग के नतीजों को समझाता था। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी कोई लेकिन है। इसमें क्या गड़बड़ थी? क्या ये मॉडल भी सही साबित हुआ? इसमें भी 2 बड़ी समस्याएं थी। पहली, स्थायित्व की समस्या, स्टेबिलिटी। स्थायित्व मतलब? उस समय की फिजिक्स, मतलब मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत, ये कहता था कि अगर कोई चार्ज वाला कण गोल घूमता है, एक्सेलरेट होता है, तो उसे लगातार ऊर्जा रेडिएशन के रूप में छोड़नी चाहिए। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज वाला कण है और घूम रहा है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा खोते खोते एक स्पाइरल बनाते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए था, वो भी सेकंड के करोड़ोंवें हिस्से में। पर हम जानते हैं परमाणु तो स्थायी होते हैं, वो ऐसे खत्म नहीं होते। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ है। और दूसरी समस्या? दूसरी थी इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे व्यवस्थित है, उनकी ऊर्जाएं क्या हैं, और सबसे बड़ी बात, ये परमाणुओं से निकलने वाले खास तरह के प्रकाश, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। स्पेक्ट्रम मतलब वो जो प्रिज्म से रोशनी गुजारने पर रंग दिखते हैं, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। पर जब हम किसी गैस, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस, को गर्म करके या उसमें बिजली दौड़ाकर उससे निकलने वाली रोशनी को प्रिज्म से देखते हैं, तो हमें इंद्रधनुष जैसे सारे रंग लगातार नहीं दिखते। तो क्या दिखता है? हमें सिर्फ कुछ खास जगहों पर कुछ खास रंगों की चमकीली लाइनें दिखती हैं, जिनके बीच खाली अंधेरी जगह होती है। इसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हर तत्व का अपना अनोखा लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जैसे उंगलियों के निशान। अच्छा, हर तत्व का अपना फिंगरप्रिंट जैसा स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये लाइनें क्यों बनती हैं, ये नहीं समझा पाया? नहीं, उसका मॉडल तो कहता था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में घूम सकता है, तो उसे हर तरह की ऊर्जा छोड़नी चाहिए थी, यानी सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं। यहीं पे फिजिक्स में एक और बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। और इस बदलाव की नींव रखी 2 नए विचारों ने, एक प्रकाश के बारे में और दूसरा ऊर्जा के बारे में। कुछ ऐसा? बिल्कुल। पहला विचार मैक्स प्लैंक का था, 1900 के आसपास। उन्होंने कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी गर्म चीजों से निकलने वाली रोशनी का अध्ययन करते हुए पाया कि ऊर्जा लगातार नहीं निकलती या अवशोषित होती। लगातार नहीं तो कैसे? बल्कि छोटे छोटे पैकेट या क्वांटा के रूप में निकलती है। हर पैकेट की ऊर्जा उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी न्यू पर निर्भर करती है। E=h⁻, जहां h प्लांक का स्थिरांक है। ऊर्जा सीढ़ी के डंडों की तरह है। आप या तो एक डंडे पर हो सकते हैं या दूसरे पर, बीच में कहीं नहीं। ऊर्जा का क्वांटीकरण मतलब ऊर्जा के निश्चित मान ही संभल है। और दूसरा विचार आइंस्टाइन ने दिया 1905 में। उन्होंने प्लांक के आइडिया का इस्तेमाल करके प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कुछ धातुओं पर रोशनी पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलना को समझाया। हाँ, ये सुना है, प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलना। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश खुद भी ऊर्जा के कणों, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, से बना है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अगर फोटॉन की ऊर्जा h⁻ काफी है तो वो इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकाल देता है। तो प्रकाश तरंग भी हैं और कण फोटॉन भी। सही। इससे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर का विचार पुख्ता हुआ। वो तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह भी। तो अब हमारे पास 2 चीजें थीं। ऊर्जा क्वांटित है, पैकेट्स में आती है, और प्रकाश कण जैसा, फोटॉन भी हो सकता है। इन विचारों ने नील्स बोर को हाइड्रोजन परमाणु का नया मॉडल बनाने में मदद की। हाँ, बिल्कुल। 1913 में बोर ने हाइड्रोजन के लिए एक रेवोल्यूशनरी मॉडल दिया। उन्होंने रदरफोर्ड की बात मानी कि नाभिक बीच में है, पर इलेक्ट्रॉनों के घूमने पर कुछ शर्तें लगा दी। शर्तें? कैसी शर्तें? पहली, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं, ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, जिन्हें स्थिर अवस्था, स्टेशनरी स्टेट्स कहा। हर कक्षा की अपनी फिक्स्ड एनर्जी है। अच्छा, मतलब कहीं भी नहीं घूम सकते? नहीं।
दूसरी शर्त, इन खास कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा रेडिएट नहीं करते, इसलिए वो नाभिक में नहीं गिरते। ओह, तो स्थायित्व की समस्या हल हो गई। और तीसरी शर्त? उतनी ही ऊर्जा का फोटॉन, जिसकी आवृत्ति न्यू बराबर डेल्टा ई एच होगी, निकलेगा। और ये कूदना ही लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, क्योंकि सिर्फ निश्चित ऊर्जा अंतर ही संभव है, इसलिए निश्चित आवृत्ति के फोटॉन ही निकलेंगे। एकदम सही, क्योंकि कक्षाएं निश्चित ऊर्जा की हैं, तो उनके बीच ऊर्जा का अंतर भी निश्चित होगा। इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में खास आवृत्तियों या रंगों की लाइनें ही दिखती हैं, सतत स्पेक्ट्रम नहीं। बोर ने इन कक्षाओं की ऊर्जा और त्रिज्या की गणना भी की, और उनके नतीजे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूरी तरह मेल खाते थे। ये तो बड़ी सफलता थी। इसने स्थायित्व भी समझाया और स्पेक्ट्रम भी। पर क्या बोर का मॉडल आखिरी जवाब था, या इसमें भी कुछ कमी थी? नहीं, ये भी पूरी कहानी नहीं थी। बोहर का मॉडल हाइड्रोजन या उसके जैसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले आयनों जैसे He+, Li2+ के लिए तो बहुत अच्छा काम करता था। पर जैसे ही परमाणु में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते थे, ये मॉडल फेल हो जाता था। हाँ, और ये स्पेक्ट्रम की और बारीक डिटेल्स, जिन्हें फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम लाइनों का बट जाना, जीमान प्रभाव, इन सबको नहीं समझा पाया। और कोई कमी? सबसे बड़ी बात, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन को एक कण मानकर निश्चित रास्ते कक्षा पर चला रहा था। इसने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को नजरअंदाज किया, जिसके बारे में अब हिंट मिलने लगे थे। तो फिर से कहानी में मोड़ आया और जटिल हो गई। हाँ, और इस बार ये मोड़ बहुत बड़ा था, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी। दो और क्रांतिकारी विचार सामने आए लगभग 1924-27 के बीच। क्या थे वो? पहला, लुई डे ब्रॉगली का। उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रकाश, जिसे हम तरंग मानते थे, कण, फोटॉन जैसा व्यवहार कर सकता है, तो पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कण मानते हैं, वो तरंग जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ कण नहीं, तरंग भी हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, अजीब जरूर था। उन्होंने हर चलते हुए कण से जुड़ी एक तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ का सूत्र भी दिया। लैम्डा = h/mv, जहां m मास है और v वेग है। और बाद में इलेक्ट्रॉन विवर्तन, डिफ्रैक्शन के प्रयोगों ने इसे साबित भी कर दिया। विवर्तन तो तरंगों का गुण है। पदार्थ भी तरंग है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। और दूसरा विचार? वो था वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उन्होंने गणितीय रूप से दिखाया कि आप एक ही समय पर किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति, पोजीशन, और सटीक संवेग, मोमेंटम, दोनों एक साथ नहीं जान सकते। दोनों एक साथ नहीं जान सकते? मतलब अगर आप उसकी स्थिति को बहुत ज्यादा सटीकता से मापने की कोशिश करेंगे, तो उसके संवेग या वेग की जानकारी उतनी ही अनिश्चित हो जाएगी। और अगर संवेग सटीक पता करेंगे, तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। इसकी एक न्यूनतम सीमा है। Δx × Δp = h4π। इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन का निश्चित रास्ता, जैसे बोर की कक्षा, तो जान ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ता जानने के लिए तो हर पल उसकी स्थिति और वेग दोनों पता होने चाहिए, जो कि असंभव है। बिल्कुल। अनिश्चितता सिद्धांत ने बोर की निश्चित कक्षाओं की धारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया। इन दो विचारों, पदार्थ की द्वैत प्रकृति और अनिश्चितता सिद्धांत, ने दिखाया कि परमाणु की दुनिया हमारी रोजमर्रा की दुनिया के नियमों से बिल्कुल अलग है। उससे समझने के लिए एक नई फिजिक्स चाहिए थी, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ये सुनने में ही भारी लगता है। तो इसने परमाणु को कैसे समझाया? इसने बोर की कमियों को दूर किया? हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स ने परमाणु का एक बिल्कुल नया और ज्यादा सही मॉडल दिया। इसका आधार है श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसे 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने दिया। श्रोडिंगर समीकरण, ये क्या करता है? ये एक गणितीय समीकरण है जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को ध्यान में रखता है। इसे किसी परमाणु के लिए हल करने पर हमें दो मुख्य चीजें मिलती हैं। एक, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के संभव क्वांटित मान, अलाउड एनर्जी लेवल्स, जो बोर के मॉडल से भी मिलते थे। और दूसरी एक चीज मिलती है जिसे तरंग फलन, वेव फंक्शन, साई कहते हैं। ये तरंग फलन psi क्या चीज है? क्या ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता बताता है? नहीं, psi खुद सीधे तौर पर कोई भौतिक चीज नहीं बताता। उसका कोई सीधा मतलब नहीं है, लेकिन उसका वर्ग psi स्क्वायर बहुत महत्वपूर्ण है। psi स्क्वायर,
वो क्या बताता है? किसी जगह पर psi स्क्वायर का मान उस जगह, उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। तो अब हम निश्चित रास्ते की बात नहीं करते, बल्कि संभावनाओं की बात करते हैं। ओ, तो अब हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन यहां है, बल्कि ये कहते हैं कि उसके यहां होने की संभावना इतनी है। एकदम सही। क्वांटम मैकेनिक्स संभाव्य है। ये नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बल्कि ये बताती है कि उसके कहाँ होने की कितनी संभावना है। मतलब नाभिक के चारों ओर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। सही। इन 3D क्षेत्रों को ही कक्षक कहते हैं। कक्षक नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, जैसे 90% या 95%। तो ये बोर की पतली 2D कक्षा से अलग है, कक्षक 3D क्षेत्र है। हाँ, बहुत अलग। ऑर्बिट एक निश्चित रास्ता था, ऑर्बिटल एक संभावना का क्षेत्र है। ऑर्बिटल को आप इलेक्ट्रॉन का घर या पता जैसा समझ सकते हैं, जहां उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इन कक्षकों को कैसे पहचानते हैं? इनके भी प्रकार होते होंगे, क्वांटम संख्याएं यहीं आती हैं। हाँ, बिल्कुल। हर कक्षक और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम संख्याओं, क्वांटम नंबर्स के एक सेट से दर्शाया जाता है, जो उसके पते की तरह काम करती हैं। ये श्रोडिंगर समीकरण के हल से ही निकलती हैं, सिवाय चौथी के। 4 संख्याएं कौन कौन सी? पहली है मुख्य क्वांटम संख्या n। ये कोश बताती है, जैसे n = 1, 2, 3। ये कक्षक का साइज और काफी हद तक ऊर्जा तय करती है। n = 1 मतलब पहला कोश K शेल, n = 2 दूसरा L शेल वगैरह। n जितना ज्यादा, कक्षक उतना बड़ा और ऊर्जा उतनी ज्यादा। ठीक है, n हो गया साइज और एनर्जी लेवल। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या L। इसे एजीमुथल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये उपकोश बताती है और कक्षक की आकृति तय करती है। इसके मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं। आकृति मतलब आकार? हाँ, L = 0 को S कक्षक कहते हैं, जो गोलाकार होता है। L = 1 को P कक्षक कहते हैं, जो डंबल जैसा होता है। L = 2 D कक्षक होता है, जिनकी आकृति और जटिल होती है। L = 3 F कक्षक और भी जटिल। अच्छा, तो n शेल बताता है, L उसके अंदर सब शेल और शेप बताता है। तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या ml। ये बताती है कि कक्षक स्पेस में किस दिशा में ओरिएंटेड है। इसके मान -L से लेकर +L तक 0 सहित हो सकते हैं। जैसे P कक्षक L = 1 के लिए ml के 3 मान -1, 0, +1 होते हैं। 3 मान मतलब 3 P कक्षक होते हैं, Px, Py, Pz, जो x, y और z अक्षों की दिशा में होते हैं। S कक्षक L = 0 के लिए ml का एक ही मान 0 होता है, तो एक ही S कक्षक होता है हर शेल में। D कक्षक L = 2 के लिए ml के 5 मान -2, -1, 0, +1, +2 होते हैं, यानी 5 D कक्षक होते हैं। समझ गया। n, l, ml मिलकर कक्षक का साइज, शेप और ओरिएंटेशन बताते हैं। और चौथी क्वांटम संख्या? चौथी है प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms। ये इलेक्ट्रॉन की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है, जिसे स्पिन कहते हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूम रहा है। या तो एक दिशा में +½ स्पिन अप हो सकता है, या दूसरी दिशा में -½ स्पिन डाउन। ये श्रोडिंगर समीकरण से नहीं आती, पर इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने के लिए जरूरी है। तो ये 4 संख्याएं n, l, ml, ms मिलकर परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की पूरी क्वांटम अवस्था बताती हैं, उसका ऊर्जा स्तर, उसके कक्षक का आकार, आकृति, दिशा और उसका अपना स्पिन। बिल्कुल। और यहीं पर आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहता है कि किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी हों। मतलब हर इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक क्वांटम एड्रेस होता है। हाँ, कम से कम एक क्वांटम संख्या तो अलग होगी ही। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि एक कक्षक जिसके n, l और ml फिक्स होते हैं में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उनके स्पिन उल्टे होने चाहिए, +½ और -½ अच्छा, इसीलिए S में 2,
P में 3 कक्षक x2 मल्टीप्लाइड बाय 6, D में 5 कक्षक मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बिल्कुल सही। ये sp-d कक्षक दिखते कैसे हैं? आपने s को गोलाकार और p को डंबल जैसा बताया, d वाले कैसे होते हैं? हाँ, S कक्षक गोल होते हैं, नाभिक के चारों ओर सममित। जैसे जैसे n बढ़ता है, 1s, 2s, 3s, गोला बड़ा होता जाता है। P कक्षक डंबल के आकार के होते हैं, 3 होते हैं, px, py, pz, जो x, y, z अक्षों पर स्थित होते हैं और नाभिक पर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, नोड। D कक्षक और भी जटिल होते हैं, 5 तरह के होते हैं। 4 तो क्लोवर लीफ, 4 पत्ती वाले फूल जैसे दिखते हैं, अलग अलग प्लेन में, और 5वां DZ², बीच में डंबल और चारों ओर एक रिंग जैसा होता है। इनकी आकृतियां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना के घनत्व π² से बनती हैं। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो 1s कक्षक में जाता होगा, पर बाकी परमाणुओं में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इन s, p, d कक्षकों में कैसे भरते हैं? क्या कोई नियम है? हाँ, बिल्कुल नियम है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इसे समझने के लिए 3 मुख्य नियम हैं। कौन कौन से? पहला है ऑफबाउ सिद्धांत, ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ जर्मन शब्द है जिसका मतलब है निर्माण करना। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाले खाली कक्षक में पहले जाते हैं। परमाणु अपनी ग्राउंड स्टेट में सबसे कम ऊर्जा रखना चाहता है। तो ऊर्जा का क्रम पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है कौन कम ऊर्जा वाला है? हाइड्रोजन में तो एक ही शेल समान n के सारे कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। जैसे 2s = 2p, 3s = 3p = 3d। पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण एक ही शेल में भी ऊर्जा थोड़ी अलग हो जाती है। आमतौर पर समान n के लिए s की ऊर्जा सबसे कम, फिर p, फिर d, फिर f, s-p-d-f, और ऊर्जा का क्रम मोटे तौर पर n+l नियम से तय होता है। n+l नियम? हाँ, जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। अगर 2 कक्षकों के लिए n+l बराबर हो, तो जिसका n कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। इससे हमें भरने का क्रम मिलता है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p वगैरह। अच्छा, तो 4s पहले भरता है 3d से, क्योंकि 4s के लिए n+l = 4 + 0 = 4, और 3d के लिए n+l = 3 + 2 = 5 है। बिल्कुल। दूसरा नियम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, जो हमने अभी देखा। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी विपरीत स्पिन के साथ। ठीक है, और तीसरा? तीसरा है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये नियम तब काम आता है जब हमारे पास एक ही ऊर्जा के कई कक्षक हों, जिन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, जैसे 3p कक्षक या 5d कक्षक। तो हुंड का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि इन समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन समान स्पिन वाला यानी पैरेलल स्पिन ना भर जाए। मतलब पहले सब में एक एक भरो, फिर जोड़े बनाना शुरू करो। अच्छा, तो पहले सबसे निचली मंजिल भरो, ऑफबाउ। एक कमरे में 2 से ज्यादा लोग नहीं, और वो भी विपरीत तरह के, पाउली। और अगर एक मंजिल पर कई बराबर के कमरे हैं, तो पहले सब में एक एक व्यक्ति जाएगा, फिर दूसरा, हुंड। बढ़िया एनोलॉजी है, बिल्कुल यही। इसी तरह से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो बताता है कि किस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में कितने हैं। और क्या कोई खास विन्यास ज्यादा स्थायी होते हैं? हाँ, ये देखा गया है कि आधे भरे जैसे p3, d5, f7, या पूरे भरे जैसे p6, d10, f14 उपकोष ज्यादा स्थायी होते हैं, शायद उनकी सममिति या विनिमय ऊर्जा के कारण। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर जैसे तत्वों में विन्यास थोड़ा सा नियम से हटकर होता है, ताकि उन्हें d5 या d10 वाला स्थायित्व मिल जाए। तो ये है परमाणु की क्वांटम तस्वीर। डाल्टन की ठोस गेंद से शुरू होकर रदरफोर्ड के छोटे नाभिक और ग्रहों जैसे इलेक्ट्रॉन, फिर बोर की निश्चित कक्षाएं, और अंत में क्वांटम मैकेनिक्स के संभाव्यता वाले कक्षक और इलेक्ट्रॉन बादल। कितना बदल गया नजरिया। हाँ, ये समझना कि परमाणु का व्यवहार हमारी जानी पहचानी दुनिया से इतना अलग क्यों है, यही आधुनिक रसायन और भौतिकी की कुंजी है।
ये सरल निश्चित मॉडल से कहीं ज्यादा जटिल, संभाव्य, लेकिन कहीं ज्यादा सटीक समझ की ओर एक लंबी यात्रा रही है। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर परमाणु के स्तर पर सब कुछ इतना अनिश्चित और संभाव्य है, इलेक्ट्रॉन की कोई तय जगह नहीं, बस मिलने की संभावना है, तो फिर हमारे चारों ओर की दुनिया, ये मेज, ये कुर्सी, हम खुद इतने ठोस, निश्चित और पूर्वानुमेय या प्रिडिक्टेबल कैसे लगते हैं? क्वांटम की अजीब दुनिया और हमारी स्थूल दुनिया के बीच पुल कैसे बनता है? सोचिएगा जरूर। अगली बार तक खोजते रहें, सीखते रहें।